Hello students, good evening to all. Okay, so this is the second lecture of the series bridge course which is being conducted for the 10 to 11 moving students. Okay, yesterday we have started our first lecture which is based on the fundamental unit of life. Okay, we have seen that how we know about the cell की डिस्कवरी कैसे हुई थी. ठीक है, अपन ने रॉबर्ट हुक की बात करी थी. रॉबर्ट हुक और जो साइंटिस्ट अपने एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक की अपन ने बात करी थी कि फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, बट इट वाज अ डेड सेल, इट वाज अ कॉर्क सेल. ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो सेकंड, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक. ओके, क्लियर यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज अपन स्टार्ट करेंगे अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. ठीक है, अपन ने बात करी थी कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स किस तरीके से बना हुआ है. हमने देखा था कि जस्ट लाइक वी हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी. ओके, वी हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन आवर बॉडी इन विच वी हैव मल्टीपल ऑर्गन्स विच आर कलेक्टिवली वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. just like every cell have some organelles which are known as cell organelles. Now they all work collectively to perform a common task or a common function. Okay, so write down the heading. First, it is the structural organization of cell. Okay, now every living cell must have the three basic components. Okay, every living cell have the three basic components. First is a plasma membrane. Second, nucleus, and third one is cytoplasm. Okay, so we will basically be discussing these three topics. Okay, clear है सबको? ठीक है ना? So let's move on our first topic which is the plasma membrane. So I am rubbing down this and we'll start from the very beginning which is the plasma membrane. Plasma membrane. Okay, now first of all let's see what is plasma membrane. See, plasma membrane is the outermost covering of the cell. देखिए, हम जब भी सेल को माइक्रोस्कोप में व्यू करते हैं तो हमको एक सेल की बाउंड्री नजर आती है. ठीक है ना, हम जब सेल को व्यू कर रहे होते हैं तो हम उसमें स्टेन देते हैं. ठीक है, स्टेन देते हैं यानी कि एक डाई देते हैं. ठीक है, तो हमको एक बाउंड्री नजर आती है जिसके अराउंड जो है हमको मतलब एक बाउंड्री नजर आती है हमको. नाउ दैट बाउंड्री इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल होती है उसकी एक बेसिक बाउंड्री होती है. ठीक है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है. क्लियर है ना? सो फर्स्ट पॉइंट इज द outermost layer of cell, outermost layer of the cell. Now here I would like to mention the point is that don't get confused this plasma membrane with the cell membrane. Okay, cell wall. Okay, now, we will later see in this topic that there is also a secondary membrane in the plant cell which is called cell wall. Okay, we will discuss that topic later, but here on let's focus on the plasma membrane. So plasma membrane is the outermost layer of the cell. Second point, it is also known as cell wall, also known as also known as cell membrane. ठीक है, ये अपना कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. चलिए अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बेसिकली बनी किसकी होती है? क्योंकि नॉर्मली अपन जानते हैं कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, अल्टीमेटली वी ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स. अब देखो कौन सा केमिकल है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेसिकली जिस मॉलिक्यूल से बना होता है
दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉस्फोलिपिड. ओके, लेट्स सी. Made of a molecule known as phospholipid. Phospholipid. ओके, ठीक है ना. जो मॉलिक्यूल है, जिस मॉलिक्यूल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, दैट मॉलिक्यूल इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. ठीक है ना. पहले अपन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता क्या है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, जब अपन फॉस्फोलिपिड समझ जाएंगे तब अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है किस तरीके से अरेंज होता है टू फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है ना, क्लियर है. पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. सो इट इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए phospholipid molecule is like a head and a tail structure. Okay, the typical structure is the head and tail structure. Suppose it is the head part and this is the tail part. Okay, it is the simple structure of phospholipid molecule. It has a head part, this is called the head part, and this is the tail part. Okay, simple है, क्लियर, हमको सिंपल दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. सिंपली हम वी कैन सी दिस, देयर इज अ हेड पार्ट एंड देयर इज अ टेल पार्ट. अब देखो ये बनी हुई किसकी है, ये अपन बात करेंगे. ठीक है, तो देखो हेड पार्ट जो है, हेड पार्ट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट पार्ट. फॉस्फेट, सी the actual concept is very typical and we can go much beyond that later on, but here for your understanding we are just taking it simply at the simplicity level. ठीक है ना, क्लियर है. अभी आपके लेवल के लिए फिलहाल जो है अपन एक सिंपल लेवल में बात करेंगे. ठीक है, जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है, इट इज हैविंग टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज हेड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द टेल पार्ट. वेरी इजी. ठीक है, अब देखो जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट पार्ट. क्लियर है, हेड पार्ट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट पार्ट एंड द टेल पार्ट इज मेड अप ऑफ लिपिड पार्ट. ठीक है, टेल पार्ट इज मेड अप ऑफ लिपिड पार्ट. ओके, अब देखो लिपिड क्या होता है. लिपिड का बेसिक जो बायोमोलिक्यूल जो लिपिड बायोमोलिक्यूल होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे 11 क्लास में. ठीक है, फिलहाल अपन इसे बात कर लेते हैं. देखो लिपिड्स वो क्लास होते हैं बायोमोलिक्यूल के जिसमें देखो जो कि वाटर रिपेलेंट होते हैं. ठीक है ना, आपने अक्सर देखा होगा कि देखो एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. कभी भी जैसे देखो वाटर जो होता है, कभी आपने देखा होगा कि एक बकेट है, बकेट फुल ऑफ वाटर है ना. जब भी आप उसमें एक ऑयल की ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा. देखो एक बकेट है, बकेट के अंदर वाटर भरा हुआ है. ठीक है, आप उसके अंदर ऑयल की ड्रॉप डाल रहे हैं तो क्या होगा बताओ. क्या वो जो ऑयल है, वो जो ऑयल की ड्रॉप है, क्या वो वाटर में मिक्स हो जाएगी. क्या मिक्स हो जाएगी. नहीं, डेफिनेटली नहीं होगी. ठीक है, सेम केस जब एक ऑयल की बकेट है उसके अंदर जब अपन वाटर डालते हैं तो सेम केस होता है. जो वाटर अपन ड्रॉप उसमें डाल रहे हैं तो वो ऑयल में मिक्स नहीं होने वाला. ठीक है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि देखो जो यहाँ पे वाटर और ऑयल है ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट इमिसिबल. ठीक है ना, क्लियर, सबको आपस में वो मिक्स नहीं हो सकते. तो देखो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि बिकॉज दे आर बोथ बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स. ओके, द फॉस्फेट पार्ट बिलोंग्स टू द कंपाउंड विच इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. इट इज द पोलर ग्रुप. ओके, इट इज द पोलर ग्रुप विच बिलोंग्स टू द हाइड्रोफिलिक पार्ट and it is the lipid part belongs to the hydrophobic part. ठीक है ना, क्लियर. यहाँ पे देखो जो फॉस्फेट पार्ट है, फॉस्फेट पार्ट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड लिपिड पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट. Okay, this is very important concept, student, be careful, this is very important concept. Okay, as this will come very handy when we will be discussing the movement of water molecules or various substances through the plasma membrane. This will come very handy. Okay, क्लियर है सबको. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. कैसे मूवमेंट होता है वो इनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. ठीक है ना, जब अपन इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तब अपन इसको और डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो अभी तक अपना क्या पार्ट हो गया. देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है. पहले अपन फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं. फॉस्फोलिपिड इज हैविंग टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द हेड पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज द टेल पार्ट. ठीक है, हेड पार्ट इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट और टेल पार्ट इज मेड अप ऑफ लिपिड. क्लियर है. ये जो टेल जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज अ लॉन्ग चेन
लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है ना, क्लियर है सबको। अब देखो जो फॉस्फेट पार्ट इट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड लिपिड पार्ट इज द फॉस्फेट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड लिपिड इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द हेड पार्ट इज द polar head, it can be said as the polar head and it is the non-polar tail. These are the basic terminologies, okay, these are some of the basic terminologies which we should discuss here, okay। देखो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कोई हैवी कंसेप्ट नहीं है अभी तक, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो हेड पार्ट है का बना हुआ है, फॉस्फेट का बना हुआ है, फॉस्फेट इज हाइड्रोफिलिक and tail part is made up of lipid which is hydrophobic, head part is the polar group and tail part is the non-polar group. So in conclusion we can say that the head part will attract or will move towards the water, ठीक है ना। जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट जो है वाटर की तरफ मूव कर सकता है, फेस कर सकता है, ठीक है, क्लियर सबको, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक कैटेगरी का आता है, ठीक है। और सेम ऐसे जो लिपिड पार्ट है, लिपिड पार्ट वाटर से दूर जाएगा, वाटर से रिपेल होगा, क्यों, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द हाइड्रोफोबिक कैटेगरी, ठीक है ना, क्लियर है। ये बेसिक जो है इसका स्ट्रक्चर समझ में आया सबको, कुछ प्रॉपर्टीज की समझ में आई, ठीक है ना। बेसिक अगर इसको अपन लास्ट फाइनली कंक्लूड करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक हेड पार्ट होता है एंड अनदर वन इज द टेल पार्ट। Head part is made up of phosphate group which is a hydrophilic polar group, okay, and the tail part is made up of lipid which is the hydrophobic non-polar group। यहाँ तक क्लियर है सबको। टेल पार्ट वाटर से हमेशा दूर भागेगा, रिपल्सिव करेगा, रिपेल करेगा, और हेड पार्ट हमेशा वाटर से अटैक्ट होगा, वाटर से कॉन्टेक्ट में रह सकता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखो ये तो पता पड़ गया कि ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है। नाउ लेट्स सी हाउ दिस मॉलिक्यूल अरेंजेस टू फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसा तो है ही नहीं कि वो सिर्फ एक जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ है, देयर विल बी मल्टीपल जो है मैनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वहाँ पे मैनी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और उससे जो है पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, ठीक है ना, क्लियर है। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, मान लो सपोज मैं इस जगह से ओपन कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, अब इमेजिन करना, तो अगर मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो ये किस तरीके की दिखाई देगी, देखो इसको नेक्स्ट, तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, देखो ठीक है, समझ में आया। देखो अब मैं समझाऊंगा सब, टेंशन मत लो ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर इसका अरेंज होता है। समझ में आया। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमको एक सिंगल लाइन की दिखाई दे रही है, ठीक है, पहली बात तो ये हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही प्रॉपर अच्छी तरीके से व्यू हो सकती है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब अपन हाईली मैग्नीफाई कर देते तो अपन को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की अगर विड्थ की बात करें अपन, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी होती है, विड्थ विल बी कितनी होगी, लेस देन 5 नैनोमीटर, ठीक है। जो इसकी विड्थ है, ये जो इसकी विड्थ है, ठीक है ना, यानी कि ये जो इसकी विड्थ है, ये विड्थ कितनी होगी, लेस देन 5 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं डायग्राम, ताकि क्योंकि अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कुछ और डायग्राम इसके ड्रॉ करते हैं। देखो अब सपोज देखो मैं सेल को इस तरीके से कट कर रहा हूँ, देखना है,
just wait for few minutes till I complete the diagram. Wait for 2 minutes. ओके क्लियर है? ठीक है ना। सपोज करो जैसे जो सेल होता है तो सेल को मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है, ठीक है ना, पैरेलल टू द सरफेस मैंने इसको कट किया है। तो जब इस तरीके से अपन को स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो ये स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है, ये जो वॉल है इसकी, ये यही वॉल है सेम, ये जो एक सिंगल वॉल की यहाँ अपन बात करें सेम यही वॉल है। और अगर इसको एक और अगर स्ट्रक्चर में अपन देखें तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 मैंने डायग्राम दे रखे हैं आपको, आप क्लियरली समझ सकते हैं, एकदम सिंपल वे में समझ रहे हैं। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं एकदम सिंपल डायग्राम से। सपोज ये सेल है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको मैंने एक्सटेंड किया है, ठीक है। ये जो सिंगल एक जो अपन को लेयर दिखाई देती है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, लेस देन 5 नैनोमीटर है। तो जब अपन इसको प्रॉपर जब स्ट्रक्चर देखते हैं अपन को इस तरीके का अपन को स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है ना। ये सेम वही सेल को अपन ने इस तरीके से कट कर दिया तो अपन को ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये वाला बीच वाला पोर्शन क्या रहेगा इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये एक ही मेम्ब्रेन है, ये एक ही लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो आप मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है सेम, इसको अगर अपन इस तरीके से सेक्शनल व्यू में कट कर दे तो अपन को इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। देखो पहली बात तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका, बेसिक स्ट्रक्चर यही है। किससे बना हुआ ये, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाय। अब देखो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन विजिबल दैट हियर, यहाँ पे देखो एक लेयर नहीं, यहाँ पे डबल लेयर है, ठीक है। एक देखो ये सिंगल लेयर और एक है डबल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल था हमारा उसकी एक लेयर नहीं है, उसकी डबल लेयर है, ठीक है ना। क्लियर है? देखो ये एक सिंगल लेयर और एक दूसरी डबल लेयर, ठीक है। यहाँ पे अपन को दिखाई दे रहा है सिंगल लेयर और ये अंदर वाली डबल लेयर, ठीक है। सिंगल लेयर और ये डबल लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। ये आप ये हेड ग्रुप और ये सॉरी, तो हेड ग्रुप और उसके नीचे टेल ग्रुप, और सेकंड वाले मॉलिक्यूल का हेड ग्रुप और टेल ग्रुप। तो इस तरीके से ये जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेयर क्लियरली हमको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 लेयर फॉर्म हो रही है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर यहाँ पे फॉर्म हो रही है, क्लियर है। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियरली हर चीज अपन को समझ में आ रही है। फॉस्फोलिपिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट पार्ट है और एक लिपिड पार्ट है, ठीक है, जो हेड पार्ट है और एक टेल पार्ट है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जब एक बाइलेयर में अरेंज होता है, ठीक है ना, जब डबल लेयर में अरेंज होता है तब इस मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना 4th पॉइंट,
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है जिसकी 2 लेयर बनती है। ठीक है, सिंगल 2 लेयर बनती है, ये अपन देख चुके हैं। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। बाइलेयर यानी कि डबल लेयर। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, जो अगर अपन नेचर की बात करें तो इसका जो नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, फ्लूइड जैसे अगर अपन बात करें एक वाटर की ड्रॉप होती है। ठीक है, तो वाटर की जो ड्रॉप होती है, सपोज वाटर की ड्रॉप है, उसमें जैसे अगर आप सपोज एक इंक का एक ड्रॉप लगा दें तो पूरी जो है पूरी ड्रॉप के ऊपर जो है वो इंक फैल जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, जैसे एक वाटर की ड्रॉप होती है उस पर आप जरा सी एक इंक लगा दें तो पूरे वाटर के सरफेस पे वो फैल जाएगी इंक। क्लियर है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज द सरफेस इज, मतलब पूरी वाटर है वो। ठीक है, तो इंक के जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरी सरफेस पे उसके स्प्रेड हो गए। सेम उसी जो ये मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन किसी, इसका नेचर कैसा होता है? फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है ना, इसका मेम्ब्रेन कैसा होता है? फ्लूइड नेचर का होता है। इसके बारे में अपन जो है और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर टॉपिक विच इज इन द 11th क्लास सिलेबस। ठीक है, तो अब देखो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये देखो आपको ऊपर की सरफेस दिखाई दे रही है, ये टॉप व्यू है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉप व्यू है। अगर आप यहाँ से दिखोगे, मतलब यहाँ से दिखोगे या फिर आप यहाँ से दिखोगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो ऊपर हेड दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, दीज आर द हेड्स ऑफ द फॉस्फेट, जो पोलर जो ग्रुप है इसका पोलर हेड है, वो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना, तो ये अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर हो चुका है। ठीक है, अब इसकी फंक्शन की बात कर लेते हैं। फ्लूइड नेचर, ठीक है ना, क्लियर है? फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन, तो देखो इसका बेसिक, इसका फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन क्या है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, देखो परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना, परमिएबल का मीन्स होता है अलाउ करना। तो देखो अगर मैं किसी सब्सटेंस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? इम्परमिएबल। जैसे ये जो वॉल है, दिस वॉल इज इम्परमिएबल, आई कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस वॉल इन द नेक्स्ट रूम। ओके, सो दिस इज इम्परमिएबल वॉल। अगर जैसे अगर मैं बात करूँ, मैं इस वॉल से अगर जा पाता, जैसे सपोज ये गेट है, ये जो गेट है मान लो, ठीक है, तो मैं इस गेट से बाहर जा सकता हूँ, दैट इज परमिएबल, इट इज फ्रीली अलाउइंग मी। ठीक है ना, तो कोई भी अगर इस तरीके का सब्सटेंस है जो इजीली अलाउ हो जाता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट विल बी नोन एज फ्रीली परमिएबल। बट यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? देखो, चूज करना। ठीक है, चूज करना कि किस सब्सटेंस को अलाउ करना है, किस सब्सटेंस को अलाउ नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है कुछ ऐसा ही नेचर होता है। कैसा नेचर है उसका? इट सेलेक्टिवली अलाउज द परमिएशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ठीक है ना, ये कुछ मेम्ब्रेन को, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी सेल में आने के लिए और कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगी, यानी कि परमिट नहीं करेगी। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी जब अपन देखते हैं कि देखो जो सेल होता है, तो देखो सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल की एंट्री होनी है, किस मॉलिक्यूल की नहीं होनी है, इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, जो कि कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि देखो ऐसे तो कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तब तो वो डेंजरस कंडीशन है। ठीक है ना, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ करती है किसी पार्टिकल को। ठीक है ना, क्लियर है? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? सेलेक्टिवली allow the passage of certain substances। ठीक है ना, ये कुछ सब्सटेंसेस को सेलेक्टिवली अलाउ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके सेकेंड फंक्शन की, तो देखो एक क्लियरली एक सिंपल सा फंक्शन क्या है? देखो ये जो सेल के जो कंटेंट्स होते हैं, सेल के कंटेंट्स को ये आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ये भी तो एक फंक्शन है ना। बेसिकली बाउंड्री का मतलब क्या होता है? हम हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री क्यों कराते हैं? ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम जो है प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, अगर हम ऐसा होता है कि सिर्फ हम हमारे घर में सिर्फ जो है अंदर जो रूम्स है, रूम की वॉल्स हम कंस्ट्रक्ट कर लेते और आउटर वॉल को अगर हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते तो क्या होता?
ठीक है ना, क्लियर सबको। तो फिर क्या मतलब क्या निकला, हम तो मतलब कोई भी इजीली घर में घुस सकता है, बाहर जा सकता है, ठीक है ना, यही होता है ना, क्लियर है। तो प्रॉपर जो है इस तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती। दैट्स वाई द सेल ऑल्सो नीड्स अ मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो सेकंड फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, टू सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, ठीक है ना, क्लियर है। देखो यहां तक जो है अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, विच इज द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अपना सेल्स बेसिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अपन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर सबको। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। इस कंसेप्ट के ऊपर आपके एनसीईआरटी में क्लास 11 में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। देखो ये अपन मतलब अपन डिफ्यूजन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इससे पहले अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली अलाउ करती है सब्सटेंसेस को इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्लियरली यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं। अब देखो अपन को बात करनी है कि किस तरीके से जो है गैस का मूवमेंट होता है, किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है सेल के अंदर, किस तरीके से गैस जो है मतलब एंटर करती है और एग्जिट करती है, और किस तरीके से वाटर सेल के अंदर एंटर करता है और एग्जिट करता है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा का पूरा ऑस्मो रेगुलेशन डिपेंड करता है। हमारी जो पूरी जितना भी हम जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म लेते हैं ये सब इस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और सेकंड पॉइंट ये कि ये जो टॉपिक है ना सिर्फ आपके बायोलॉजी में, दिस विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल टू इन अदर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा डिफ्यूजन, ठीक है। देखो तो अब ये देखो है क्या टॉपिक, क्या है, देखो कभी आपने ऐसा होगा कि कभी आप घर में गए होंगे, ठीक है, तो जो आपकी जैसे आपकी मदर है, ठीक है, तो वो कुछ फूड जो है वो प्रिपेयर कर रही है, ठीक है ना, कोई फूड प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। अब देखो घर में एंटर करते ही आपको एकदम से उसकी स्मेल आ गई, ठीक है। इवन स्मेल नहीं, आपको इवन आप ये बता सकते हो कि मदर जो है वो क्या कुक कर रही है, अभी फिलहाल जो है वो क्या कुक कर रही है, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। कुछ जो है और ज़्यादा बता सकते हो कि अभी इसमें कितना जो है मतलब कितना उसमें मसाला किस तरीके से डाला हुआ है, मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये सब बता सकते हो, ठीक है। एक तो ये फर्स्ट एग्जांपल ये है। सेकंड देखो कभी देखो ऐसा हुआ होगा कि मतलब जैसे आप स्मेल अपने जो डिओ है, डिओ को आप लगाए अपने, ठीक है, जैसे आपको अपने बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है आपको, ठीक है ना, क्लियर है। तो जैसे आप जो परफ्यूम स्प्रे करते हो तो होता क्या है कि आप तो अपने रूम में परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो या डीओ जो भी आप वो अपने रूम में स्प्रे कर रहे हो, लेकिन होता क्या है कि उसकी जो स्मेल है वो इवन दूसरे कमरे में आ जाती है। इवन अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो इवन कभी कभी हो सकता है कि काफ़ी दूर तक जो इसकी स्मेल है, जैसे आप फंक्शन में आप जाते हो तो आप तो यहाँ खड़े होते हो लेकिन आपकी स्मेल जो है काफ़ी दूर तक आती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हुआ, डीओ जो मैंने डीओ स्प्रे किया था वो तो यहाँ पे है ना, उसके मॉलिक्यूल से यहीं पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ जो पर्सन खड़ा हो उसको इसकी स्मेल आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। कभी सोचा है आपने कैसा क्यों होता है, कैसे आप किचन में घुसे बिना आपको पता पड़ गया कि क्या खाना प्रिपेयर हो रहा है, कैसे सिर्फ आपने स्मेल से ये पता कर लिया कि कौन सा फूड प्रिपेयर हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखो इन कंसेप्ट के पीछे जो फिनोमिना है दैट इज नॉनलेस द डिफ्यूजन, ठीक है ना। इस कंसेप्ट के पीछे डिफ्यूजन का ही फिनोमिना है, ठीक है। देखो होता क्या है, देखो कभी भी कोई सब्सटेंस है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अपन बात करेंगे गैसेस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन जो है इजी होता है, क्लियर है। ये भी अपन बात करेंगे, फिलहाल अपन बात करें गैस की। तो देखो क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर अपन इसको इन डेप्थ अगर अपन बात करें तो
काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैसियस मॉलिक्यूल्स की होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उनको एक मूवमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब देखो गैस में अगर सॉलिड और लिक्विड की कंपेयर में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी उनको प्रोवाइड करती है मूवमेंट, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, उनकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब देखो तो देखो जब भी ऐसा कभी सिचुएशन होती है कि किसी एक रीजन में, कोई रीजन है, सपोज रीजन ए है, तो किसी एक रीजन में अगर किसी गैस की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, एज कम्पेयर टू सम अदर रीजन, मतलब कोई दूसरा रीजन है, ठीक है। तो रीजन ए और रीजन बी में अगर अपन बात करें कंपेरेटिवली एक रीजन में हाई कंसंट्रेशन हो गई गैस की, तो क्या होगा? देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो डेफिनेटली जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वो भी स्पॉन्टेनियसली मूव करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज हाई टू दैट रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है ना, समझ में आया सबको। जब भी आप जैसे परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, जब आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो तो क्या हो रहा है वहाँ पे, आपने जो परफ्यूम स्प्रे किया, ठीक है, तो जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो उसके गैशियस मॉलिक्यूल्स थे, तो देखो अभी फिलहाल अगर अपन बात करें तो इस जगह पे जो करंटली इस कंडीशन पे इस जगह पे उसके मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू दूसरे चैम्बर में या फिर दूसरे रूम में, ठीक है। दूसरे रूम में तो अभी कुछ भी नहीं है, गैस उस डीओ के मॉलिक्यूल का एक भी मॉलिक्यूल अभी तक वहाँ पे गया नहीं है, वहाँ तो जीरो है कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी हाई कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है गैसियस मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो क्योंकि बीइंग हैविंग अ हाई काइनेटिक एनर्जी, द गैसियस मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज हाई टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। अब हाई कंसंट्रेशन कहाँ है? जहाँ आपने स्प्रे किया। लो कंसंट्रेशन कहाँ है? कोई भी दूसरा रूम, ठीक है ना, जो कि ओपन है, जहाँ से मतलब गैस को जाने का रास्ता है, ठीक है। तो ये जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इस मूवमेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ग्रेडियंट। इस मूवमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज ग्रेडियंट है। नाउ व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन बिटवीन दोज टू रीजन, ठीक है ना। जो भी रीजन होंगे उन रीजन के बीच में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट डिफरेंस इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना मस्ट है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो का मतलब क्या हुआ? यानी कि उस मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग जो कंसंट्रेशन है, उस मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों चैम्बर में इक्वल है, यानी कि देयर हैज बीन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम वहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिफ्यूजन, ठीक है, व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द स्पॉन्टेनियस movement of a substance, from a region of its high concentration to a region where its concentration is low, ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो until equilibrium is reached, ठीक है ना। तो ये डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच नहीं हो जाए। इसको देखो एग्जांपल से समझते हैं अपन। सपोज हियर इज द चैम्बर ए, ठीक है, चैम्बर ए है एंड हियर इज द चैम्बर बी, ठीक है ना। अब देखो सपोज अभी इनके जो बीच में जो वॉल है, ये वॉल कैसी है? ये वॉल अभी इम्परमिएबल है। ये वॉल अभी कैसी है? इम्परमिएबल है। ये दोनों चैम्बर है, ठीक है ना। अब देखो सपोज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल इस चैम्बर ए में भी जो गैस है, ठीक है, चैम्बर ए और चैम्बर बी में जो मतलब जो एयर का कंसंट्रेशन है
ठीक है, वो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अभी नॉन नेट मूवमेंट तो अभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखो जैसे मैंने चैम्बर ए में क्या ऐड कर दिया, कोई गैस ऐड कर दी, सपोज कोई गैस ऐड कर दी, ठीक है, जैसे हम डीओ स्प्रे करते हैं, तो सपोज यहाँ पे हमने डीओ स्प्रे कर दिया। अब हुआ क्या, देखो एट दिस मोमेंट यहाँ पे अगर अपन बात करें, इस गैस के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, चैम्बर ए में ज़्यादा है, ठीक है ना, कंपेयर टू चैम्बर बी। चैम्बर बी में कंसंट्रेशन 0 है और चैम्बर ए में कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कंसंट्रेशन इसकी काफ़ी हाई है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अभी फिलहाल तो ये परमेबल नहीं है, तो फिलहाल तो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल कैन नॉट पेनिट्रेट दिस वॉल। बट एज सुन एज आई ओपन द चैम्बर, जैसे ही मैं चैम्बर ओपन करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, these molecule will rush towards the chamber B because there is a concentration gradient। यहाँ पे concentration gradient होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है क्यों मूव कर रहे हैं, देखो इसका जवाब बेसिकली काइनेटिक्स में है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और ऐसा ही कब तक करेंगे, जब तक कि कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, ठीक है ना, तब तक मूव करते रहेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है डिफ्यूजन। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ग्रेडियंट पे ध्यान रखना है कि क्या ग्रेडियंट है या नहीं है, ग्रेडियंट होना जरूरी है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो तो डिफ्यूजन का बेसिक रोल क्या है, डिफ्यूजन का बेसिक रोल कहाँ है, क्या काम आ रहा है ये हमारे, ठीक है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो हर टाइम पे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, हम ये तो जानते ही सिंपल, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं। अब देखो अगर हम बात करें तो एक बार सोचो कि ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, ये कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जा कहाँ रही है, जिसका क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ जा रही है, इसका क्या हो रहा है, कहीं ये स्टोर हो रही है क्या, या फिर ये कहीं किसी मतलब किसी जगह पे यूज आ रही है, क्या हो क्या रहा है इसका, ठीक है, या फिर ये जा कहाँ रही है। दूसरी बात, जो CO2 हम बाहर कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, CO2 हम रिलीज कर रहे हैं, ये CO2 कहाँ से आ रही है, ठीक है, कभी सोचने वाली बात है ना कि CO2 कहाँ से आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है ये, और CO2 कहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली हर सेल में जो है, जिस सेल को जिस भी सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उस सेल में ऑक्सीजन का इंटेक हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, हर उस सेल में जा रही है जिस सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसको डेट में हम जो है आपके रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझते हैं। देखो जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली किसी न किसी सेल में जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। सेम जो CO2 है, CO2 कहाँ से आ रही है, CO2 उसी सेल से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक ब्रॉड, इसको अपन इसका जो प्रॉपर चैप्टर आएगा तो अपन बात करेंगे। फिलहाल के बस इतना समझो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसमें एज ए ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होती है और CO2 रिलीज होती है, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे सबको। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है और बन क्या रहा है, एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो हर सेकंड देखो, अब ये देखो हर एक सेकंड में कितना, मतलब कंटिन्यूसली देखो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा भी रही है, हर एक सेल की में जा रही है, और CO2 भी हमारे हर सेल से निकल के बाहर हम रिलीज कर रहे हैं। तो देखो इतना फास्ट ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना, कितना फास्ट मूवमेंट हो रहा है। हमारी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ठीक है, कैसे हर एक सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कैसे पहुंच रही है, हर एक सेकंड कैसे पहुंच रही है, इतना फास्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी कैसे हमारे हर एक सेल से निकल के एकदम से बाहर जा रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना फास्ट मैकेनिज्म है। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कंसेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, देखो ठीक है ना, ये हमारा सेल है जो कि क्या कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो इसमें देखो क्या प्रोड्यूस हो रही है, कंटिन्यूसली इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें, देखो जब भी अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे मतलब लंग से होते हुए फिर ब्लड से होते फिर अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगी, अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगी, सपोज सेल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ है, अभी सेल के बाहर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एट दिस मोमेंट अगर अपन कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो
एट दिस मोमेंट अगर अपन कंसंट्रेशन की बात करें तो देखो अपन इसको दो पार्ट में करते हैं. फर्स्ट इज इंट्रासेल्यूलर एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर. ठीक है, इंट्रासेल्यूलर अंदर वाला पोर्शन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहर वाला पोर्शन. ठीक है, अगर मैं O2 की बात करूं, O2 की बात करता हूं पहले, फिर CO2 की बात करेंगे. तो O2 की कंसंट्रेशन कहाँ आई है? ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ. अब देखो अगर मैं O2 की बात करूं फर्स्ट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ आई है? क्या इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर आपको कोई ऑक्सीजन दिखाई दे रही है? नहीं है ना. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है. मैं लो लिख देता हूँ. ठीक है ना. एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करूँ तो हाँ डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाई कंसंट्रेशन. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. सेम अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्लियरली वी कैन सी दैट द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज हाई इनसाइड द सेल. ठीक है ना. इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन क्या है इसकी? हाई है. और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो CO2 की कंसंट्रेशन लो है. क्लियर है. तो डेफिनेटली देयर हैज बीन अ ग्रेडियंट क्रिएटेड. ठीक है ना, यहाँ पे एक ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है. और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा? गैस की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो जाएगी, विच इज द डिफ्यूजन. ठीक है ना. अब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होगी? आप क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा सब क्या होने वाला है यहाँ पे. क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर में हाई है और इंट्रासेलुलर में लो है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन विल मूव टूवर्ड्स द इनसाइड द सेल. ठीक है ना. सेल के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा. क्लियर है. क्यों कर रहा है मूवमेंट? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बाहर हाई है और अंदर लो है, तो हाई से लो मूव करेगा. सेम वैसे अगर अपन बात करें तो CO2 की कंसंट्रेशन अंदर हाई है और बाहर लो है, तो यहाँ पे CO2 कहाँ मूव करेगा? अंदर से बाहर मूव करेगा. ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड द सेल ये मूव करेगा. तो अब रिजल्टेंट होगा क्या? जितनी भी CO2 है ये सब बाहर आ जाएगी ना. जितनी भी CO2 ये सब इस तरीके से बाहर आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, सेल के बाहर आ गई. और जितनी भी O2 है ये सब सेल के अंदर आ जाएगी. ठीक है ना. जितनी भी ऑक्सीजन है ये सब सेल के अंदर आ जाएगी. क्लियर है. ठीक है ना. तो हो गया ना गैसेस एक्सचेंज. यही तो अपना मोटिव था, गैसेस एक्सचेंज करना ही तो अपना मोटिव था. यहाँ अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारा? गैसेस एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है. ठीक है ना. क्लियर है. तो यही प्रिंसिपल है. हर टाइम, हर एक सेकंड हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, हर एक सेकंड उनके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है. फिर जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो CO2 बाहर आ जाएगी, क्योंकि अंदर हाई कंसंट्रेशन और बाहर लो कंसंट्रेशन है. और सेम अगर अपन बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो हम बाहर से ब्रीद इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है, अल्टीमेटली सेल के बाहर उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन लो है. तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाएगी. ठीक है. तो गैसेस एक्सचेंज में रोल है किसका? मतलब गैसेस एक्सचेंज किसकी वजह से होती है? डिफ्यूजन की वजह से होती है. ठीक है ना. क्लियर है. ठीक है. इसमें लिख सकते हैं अपन रोल इन गैसियस एक्सचेंज, रोल इन गैसेस एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2. ठीक है ना. क्लियर है सबको? डिफ्यूजन का रोल किसमें? जितना भी हम जो कंटिन्यूसली जो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिगार्डिंग, इसमें रोल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना. क्लियर है. ओके चलो, तो देखो नेक्स्ट अपना जो है टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक ऑस्मोसिस का है. यहाँ तक अपन ने बात कर ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन के बारे में. ठीक है ना. नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है ना. क्लियर है सबको? ओके.